एक्शन। आज मैं अपने SS7 का बेसिक ओवरव्यू दूंगा। इसमें अपने नॉर्मली जो चीज़ें मेरे को आती हैं वो बताने की कोशिश करूँगा, बाकी जो गलत हूँ आप लोग बता देना। इसमें नॉर्मली जो हमने SS7 का प्रोटोकॉल बनाया गया, अपने जितने भी लेवल्स हैं ये हमने OSI मॉडल को रेफरेंस मॉडल लिया हुआ है। OSI मॉडल में नॉर्मली 7 लेयर्स होती थी और इसमें हम टोटल 5 लेयर्स होती हैं। इसमें जैसे इसमें OSI मॉडल दिखाया हुआ है जो 7 लेयर जो लेयर होती है, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। तो इधर मैंने इसी के पैरेलल में अपना SS7 का स्टैक बनाया हुआ है। तो जो अपनी MTP1 लेयर हुआ और फिजिकल लेयर, इसमें नॉर्मली जो अपन फिजिकल कनेक्शन करते हैं, जैसे अपने E32 बोर्ड या S12 बोर्ड होते हैं, E32 बोर्ड अपने को इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड करा रहा है और S12 जो है अपना ऑप्टिकल कनेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। तो इससे अपने को किसी भी अदर नेटवर्क से, चाहे वो अपनी PSC हो, अदर POI हो, उससे एक कनेक्शन मिल रहा है। तो वो हमारे फिजिकल सर SS7 का स्टैक ठीक है। तो उससे अपना फिजिकल एक कनेक्शन बन जाता है। नॉर्मली जो अपने इक्विपमेंट में हम देखेंगे तो अपनी जो एक ईवन होती है वो 120 ओम पे वर्क करती है। फिर सेकंड लेयर जो है वो है MTP2 लेयर, इधर है डेटा लिंक लेयर। सेम दोनों लेयर जो हैं अपनी एरर करेक्शन के लिए काम में होती हैं। जो अपना SS7 होता है, मेनली जो वर्क होता है सारा कुछ वो MTP2 लेयर में होता है। इसमें जितनी भी एरर आती है, नहीं आती है, अपनी किसी भी सिग्नलिंग को एक्नॉलेज करना है, नहीं करना है, वो आगे ट्रांसमिट करेगी, नहीं करेगी, सारे डिसीजन इसमें होगा। इसके बाद आती है MTP3 लेयर। ये सिर्फ और सिर्फ रूटिंग का काम करती है। इस लेयर में क्या होता है, जो MTP2 लेयर से अपने को डेटा मिल रहा है उसको प्रॉपर वे में जमाती है, सेग्रीगेट करती है एंड देन वो आगे वाली लेयर को ट्रांसफर कर देती है। थर्ड लेयर रहती है अपनी HTTP लेयर, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर का काम करती है। एक्चुअली इस लेयर का काम सिर्फ इतना होता है कि ये आगे वाले नेटवर्क में कोई भी जो डेटा हमको मिलता है उसको ट्रांसफर करती है। एक्चुअली आज की डेट में हम लोग 2 तरीके का नेटवर्क यूज़ करते हैं, कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। तो कनेक्शन लेस तो वो अपना आईसुप में वर्क कर गया, वो कनेक्शन ओरिएंटेड अपना आईसुप में वर्क कर गया, और जो कनेक्शन लेस रहेगा वो GT बेस्ड रूटिंग रहेगी। तो कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क, हमको कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कई सब जगह पे हम अपना मीडिया या हम हर जगह से अपनी कनेक्टिविटी नहीं कर सकते, बट हमें हमारी रिक्वायरमेंट आज में ऐसी रही कि मुझे अदर नेटवर्क के साथ कुछ भी मैसेज भेजना है या उसका कोई अदर इंट्रोमन आया, क्योंकि हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है, इसमें कोई भी जो सब्सक्राइबर है वो पर्टिकुलर एक लोकेशन पर रहता नहीं है, वो अदर जगह रोम करता रहता है। तो उसके लिए हमें कनेक्शन लेस नेटवर्क बनाने की जरूरत पड़ी। अब इसमें MTP1 तो आई थिंक सबको क्लियर है कि इसमें सिर्फ जस्ट फिजिकल अपने कनेक्शन हो रहा है। जो अपने MTP2 लेयर है इसमें मेन सारे काम होते हैं। इसके लिए MTP2 लेयर में मेनली अपने 3 मैसेज फ्लो होते हैं। एक होता है लिसू मिला के चलो कोई नहीं रहना। ये हो गया फिलिंग। 3 होते हैं, लिसू, लिसू एंड विसू। लिसू जो होता है वो होता है फिलिंग सिग्नलिंग यूनिट। होता है, 2 में होता है, 2 में होता है। ये लिसू होता है जो लिंक स्टेटस यूनिट होता है। MSU होता है मैसेज के लिए, मैसेज ट्रांसफर। अब इसमें ये सिर्फ इसमें क्या होता है, जैसे मैंने किसी भी अदर ऑपरेटर के साथ कोई भी कनेक्शन बताया या कोई भी कनेक्शन बनाया तो उसमें क्या होता है, एक लिंक हम आपस में दोनों के बीच में डेफिनेशन हो गई प्रॉपर्ली। बट उसमें क्या होता है कि कोई भी इवन अगर हम कुछ देर तक उसको कोई डेटा ट्रांसफर नहीं किया या कुछ भी नहीं किया तो वो सिग्नलिंग लिए एक टाइम के बाद हैंग अप हो जानी चाहिए। बट जो फिशू है इसमें क्या होता है कि 4 बिट हम और 4 बिट वो दोनों कंटिन्यूसली एक दूसरे की तरफ ट्रांसमिट और एक्नॉलेज करते रहते हैं, जिससे वो लिंक जो है वो पर्टिकुलरली इन सर्विस आती रहती है। सेकंड चीज होती है अपनी लिसू। ये इन सर्विस लिंक नहीं आती, एक्चुअली क्या है, बेसिकली क्या होता है, 2 नोड है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब इस नोड ने इसको भेज दिया है, ठीक है। अब इसको पता कैसे चलेगा कि ये दोनों नोड आपस में कनेक्टेड है? पता चलने के लिए आपस में एक हैंडशेकिंग की जरूरत होती है। ये विशु जो है फिलिंग सिग्नल यूनिट क्या करता है, ये हर समय डेटा सामने वाले को भेजता रहता है और सामने वाले से एक ही पैटर्न पे डेटा रिसीव करता रहता है। सेम पैटर्न पे डेटा भेजेगा, सेम पैटर्न पे डेटा रिसीव करेगा। उसे पता है कि भाई डेटा आ गया, मतलब ये नोड लाइव है, अभी ये इससे कनेक्टिविटी डाउन नहीं हुई है। जो आपका ये इवन डाउन होता तो कैसा पता चलेगा इवन डाउन हो गया?
तो ये break हो जाएगा। जैसे फिर सिग्नल बंद हो जाएंगे ना, तो उसको पता चलेगा कि यार अब ये सिग्नल आना बंद हो गया, इसका मतलब ये इवन डाउन हो गया, तब वो डिटेक्ट करेगा इवन डाउन है और अलार्म जनरेट करेगा। ये एक्चुअली हैंड शेकिंग के लिए कंटिन्यूअस मोड में काम करते रहता है। ये फुल फॉर्म भी बताते जाना। फिनिश सर्विस फिनिश सर्विस यूनिट, सिग्नल सिग्नलिंग यूनिट, लिंक हो गया लिंक स्टेटस यूनिट। इसमें क्या होता है कि जितनी भी अपने जैसे कई तरीके के मैसेज हम देखते हैं, जैसे लिंक अलाइनमेंट, लिंक इन सर्विस, ये अपने लिंक का स्टेटस बताएगी। जो मेनली इसका काम है वो लिंक का स्टेटस बताना होता है। और इस वाली में आगे की तरफ अपने जितने भी ओपीसी, डीपीसी, एसएलसी जो है वो आगे फॉरवर्ड कर देता है। अब इसमें क्या होता है, इनका भी एक पर्टिकुलर स्टैक बनता है। क्या था हाँ मैसेज अमित जी, इनके ना MTP 1 2 3 के भी, मतलब MTP का भी फुल फॉर्म मैसेज ट्रांसफर फोटो मतलब लिख देना एक जगह तो HTTP क्या IUP होगा ना, ISUP ISUP है ना, ISDN यूजर पार्ट, क्या ISDN यूजर पार्ट, DUP है क्या, TUP यूजर पार्ट तो है UP। ये मैंने स्टैक जो बनाया है ये अपने ये अपने फिलिंग सिग्नलिंग यूनिट के लिए बनाया है। जो अपने नॉर्मली बाकी तीनों मैसेज होते हैं उनमें सेम ही रहता है, बट बेसिक कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जैसे यहाँ पर ये इसमें हमने यूज़ किया है स्पेयर, ऐसे ही इसमें जो लिंक स्टेटस यूनिट आएगा उसमें स्टेटस आ जाएगा, और जो लास्ट रहती है उसमें SIO और SIF आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये फ्लैग नॉर्मली ये डिनोट करता है कि कोई भी अपना सिग्नलिंग या कोई भी जो ट्रांसमिट कर रहे हैं या हम एक्नॉलेज करते हैं वो स्टार्ट हो गया है, यहाँ से ये बिगिन बताता है। ये FSN ये 7 बिट का रहता है और ये 1 बिट का रहता है। सेम ऐसे ये भी 7 बिट का और ये 1 बिट का। BSN बैकवर्ड इंडिकेटर रहता है अपने बैकवर्ड। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो हम जो अदर नेटवर्क को एक्नॉलेजमेंट देते हैं उसके लिए अपन इसको यूज़ करते हैं। BIB क्या होता है, कोई भी अगर बैकवर्ड की तरफ से मतलब दूसरे नेटवर्क की तरफ से अगर हमें कोई एरर आ रही होती है तो उसको इंडिकेट करता है। FSN फॉरवर्ड सीक्वेंस नंबर होता है। इसमें क्या होता है, हमारे नेटवर्क की तरफ से अदर पार्टी नेटवर्क को जो डेटा हम ट्रांसफर करते हैं वो इस नेटवर्क के थ्रू होता है। फॉरवर्ड सीक्वेंस नंबर और ये FIB ये इसमें अगर कोई एरर होती है तो उसको करेक्ट करने के लिए। CRC ये साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के लिए होता है। ठीक है, सेम ऐसे ही उसके लिए स्टेटस आ जाएगा। देखो क्या होता है, आप दो नोड के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। अब मैंने कुछ डेटा भेजा, सामने वाले नोड को डेटा मिला है, ठीक है, उस डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे सेकंड नोड बताएगा कैसे कि इस डेटा में मुझे प्रॉब्लम आया है। हर जो भी पैकेट भेजूंगा उसका एक नंबर होगा। फॉरवर्ड सीक्वेंस नंबर क्या करता है, जो आप पैकेट भेज रहे हो ना, जो डेटा भेज रहे हो उसका एक सीक्वेंस नंबर भेजता है। जैसे मैंने भेजा 3rd नंबर का सीक्वेंस नंबर भेजा मैंने, और जो सेकंड नोड था उसको डेटा मिला पर कुछ करप्टेड वे में मिला। अब वो मुझे एक्नॉलेज करेगा कि डेटा उसको प्रॉपर मिला है या नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो वो मुझे करेक्शन जो है ना BIB या FIB या BIB में से किसी एक के साथ में वो मुझे भेजता है डेटा कि ये भेजेगा सर कि जो 3rd वाला था ये 3rd नंबर वाला जो है ये आपका करेक्ट डेटा नहीं है। तो उस सीक्वेंस नंबर को मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दूंगा मैं, और फिर नया वही वाला पैकेट में रीट्रांसमिट करूंगा। तो ये जो मैं फॉरवर्ड सीक्वेंस नंबर होता है ना, ये पैकेट को मैं एक जगह स्टोर भी करते जाता हूँ। जो भेजता हूँ मैं उस पैकेट को, जब तक मेरे पास वो रिटर्न उसका एक्नॉलेज नहीं आया था कि ये करेक्ट मिला, जब तक उस पैकेट को मैं स्टोर करके रखता हूँ अपने पास। आपने देखा होगा जब यहाँ से कुछ भेजते हैं ट्रांसपोर्ट होता है ना, स्ट्रीमिंग क्या होता है, आपने डेटा भेजा, सामने वाला डाउनलोड कर रहा है, बीच में रुक गया तो क्या हो गया, उसने तो भेज दिया था वहां से डेटा। अब अगर यहाँ पे मेरे पास नहीं आया, डेटा बीच में लॉस हो गया। अब मेरा जैसे ही इंटरनेट कनेक्टर आएगा तो वो उसी जगह से वापस स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ से जब वो वापस उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि इस पार्ट तक मुझे मिला है, इसके बाद वाला पार्ट मुझे नहीं मिला है या करप्टेड है, तो क्या करेगा, उसके बाद जो स्टोर किया हुआ ना वो स्टोर तब तक करके रखेगा जब तक उसके पास एक्नॉलेज नहीं आता कि ये इसको पैकेट इसको प्रॉपरली मिल गया। तो ये फॉरवर्ड सीक्वेंस नंबर FIB और वो जो BIB और बैकवर्ड सीक्वेंस नंबर, ये इसी पर्पज के लिए यूज में आते हैं। ये SIO और SIF क्या है? SIO तो आता है सर्विस इंफॉर्मेशन ऑक्टेट
और SIF कहलाता है सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन फील्ड। ये दोनों अपने 4-4 बिट के रहते हैं। और जो अपना SIO होता है इसमें जो अपन NIs होते हैं, नेटवर्क इंडिकेटर, NI1 यूज़ करना है, NI2 यूज़ करना है, NI3 करना है, वो वाली इन्फॉर्मेशन SIO वो में रहेगी। SIF में क्या होगा, कौन सी फील्ड इसका मतलब ISUP में चलेगा, ये SCC पे चलाना है हमें या GT बेस रूटिंग रहेगी इसकी, SIF ये पूरी डिटेल देता है। कौन सी रहेगा और कौन कौन रहता है इसमें, ऊपर से नीचे से रहता है ऐसे? वो एक्चुअली उसका एक अलग फ्रेम बनता है जो कि 32 बिट का होता है, जिसमें ये 32 बिट का एक फ्रेम बनता है जिसमें OPC 14 बिट, DPC 14 बिट और SLC अपनी 4 बिट का, ये एक अलग फ्रेम बनता है। पहले अभी अपन सिग्नलिंग के लिए ये जो MSU MTP2 लेयर तक के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ तक ये अपने पास आ गया। नॉर्मली होता क्या है कि जो पूरा एक डेटा बनता है वो 2n में बनता है, जो कि 272 ऑक्टेट्स बनते हैं। एक ऑक्टेट्स में रहते हैं अपना एक ऑक्टेट इक्वल्स टू 8 बिट। जो ये 8 बिट है इसको हम 2 + 2 + 4 के रेस में तोड़ते हैं। तो ये जो 2 बिट है वो अपनी रह जाएगी। जो सिग्नलिंग की प्रायोरिटी क्या रहती है, जैसे अपन काफ़ी सारी सिग्नलिंग बनाती है, अब उसमें अपन कई बार प्रायोरिटीज देते हैं सिग्नलिंग की, 0, 1, 2, 3 कौन सी प्रायोरिटी देनी है, तो ये 2 बिट आगे की उसको शो करेगा। नेक्स्ट जो 2 बिट है अपनी वो नेटवर्क इंडिकेटर को शो करेगा। ऑक्टेट। और जो फाइनल है वो ये अपना ISUP है या इसमें SCCP में चलना है उसके लिए बताएगा। तो टोटल एक ऑक्टेट में 8 बिट रहती है। अब उसके बाद क्या है, ये अब जो लास्ट अपना आ गया MSU के पास सारा डेटा है सब कुछ। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इसने उठा के सारा डेटा दिया SCCP को, MTP3 लेयर ने सारा डेटा उठा के दिया अपना MSU पे। अब जो जितना भी डेटा है सब इधर उधर जमा हुआ है, सब कुछ है। इसमें SCCP क्या करेगा कि जितने भी मैसेज है इसमें क्या होता है, एक मैंडेटरी फील्ड, एक ऑर्डिनरी फील्ड, एक ऑप्शनल फील्ड और एक मैसेज कंटेंट फील्ड। तो उसमें क्या होता है, जैसे अपने ये एक ऑक्टेट का मैंने बताया और एक ये फ्रेम बताया। तो अपन जैसे IM मैसेज देखते हैं तो सबसे ऊपर उसमें चलता है अपना OPC, DPC एंड कौन सी CIC अपन यूज करें, एक वो हो गया, ये हो गया अपना मैंडेटरी फील्ड, ठीक है। उसके नेक्स्ट आता है अपना कॉलिंग नंबर, पोर्ट नंबर। उसके सबसे लास्ट में जब अपन जाएंगे उसमें आता है क्या मैसेज कंटेंट है। तो जो ये अपनी SCCP मैंने लेयर बताई है इसमें इसकी सिग्नलिंग कनेक्शन कंट्रोल पार्ट। अब इसमें SCCP ये दो चीज़ों से जुड़ी रहती है, एक कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। तो नॉर्मली अपनी POI जितनी बनती है और वॉइस सर्किट जो बनते हैं वो अपने ISUP पे वर्क करते हैं, और जो अपना SMS या कोई भी सिग्नलिंग या लोकेशन अपडेट वगैरह अपन नॉर्मली कराते हैं वो अपने कनेक्शन लेस में कराते हैं। अब ISUP में नॉर्मली अपने पास रहते हैं 13 मैसेजेज, और 13 मैसेज में रहेंगे IM, ACM, APM, रिलीज कंप्लीट, SUS, CON, SAM, INF, INR, CPT और CPG, CPG, COT, INF और INR, ये दो मैसेज हैं। INF में क्या होता है कि कोई भी, जैसे मेरे पास IM आया उसमें क्या हो, सब्सक्राइबर का डेटा नॉर्मली अपने HLR होता है, उसमें अपन कई सब्सक्राइबर को प्रायोरिटीज देते हैं। मतलब जैसे हम 3 लोग हैं, मैं हूँ, ये है ये, मैं एक सुपीरियर को प्रायोरिटी दूँ, मतलब मेरा कॉल आए तो एनी हाउ किसी का सर्किट हो नहीं हो, कुछ हो चाहे नहीं हो, कॉल वो थ्रू करके देगा मेरे को नॉर्मली। फिर सबसे जो अपनी नॉर्मली क्वालिटी में देते हैं ऑर्डिनरी सब्सक्राइबर, मतलब नॉर्मल जो अपना कॉल चल रहा है, सर्किट खाली मिला तो मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट दिया जाता है अपने सुपीरियर और इसके बीच का वो कॉमन या ऐसा कुछ रहता है, मेरे को याद नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि वो सुपीरियर से थोड़ी सी लो का प्रायोरिटी रहती है, मतलब उसको एक सर्टेन टाइम दे दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड में अगर ये कॉल कर रहा है तो इसकी कॉल दूर करा दो, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है उससे। अब ये ISUP के मैंने वैसे, और ISUP में अगर नॉर्मली जो अपने मेन मैसेज होते हैं वो 5 होते हैं। नैप और वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद बता देता हूँ INAP और मैं उसके ऊपर आ जाएगा। ISUP का बता देता हूँ। ISUP में अपने मेनली 5 मैसेजेस होते हैं, IM,
ACM, ANM, रिलीज एंड रिलीज कंप्लीट। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था ASR, अपन ASR जैसे निकालते हैं तो उसमें वो पूछते हैं, उसने मेरे से पूछा कि तुमने कैसे पता किया कि तुम्हारे 40% ही मतलब कॉल आंसर हुए, कैसे पता करोगे? तो इसके लिए जो अपने पास ANM मैसेज आता है वो अपने को डिनोट करता है कि यहाँ अपनी कॉल आंसर होगी, तो उसके बेस पर अपन ASR की वो रिपोर्ट जनरेट होती है और वो अपन लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये अपने ISUP के 5 मैसेज हो गए। IAM में सारे कॉलिंग पार्टी नंबर, कॉल पार्टी नंबर और अपना OPC, DPC, CIC और क्या मैसेज जाने का है वो IAM अपन ने जनरेट किया। सामने वाली पार्टी एक्नॉलेज करेगी कि सब ठीक है, आप कॉल थ्रू कर सकते हैं। देन ANM, सामने वाले ने आंसर किया। अब जो भी पार्टी कॉल पहले काटती है उसकी तरफ से रिलीज आ जाएगा और अदर पार्टी उसको रिलीज कंप्लीट कर देगी। ये हो गया अपना ISUP का। अब यहाँ पर ये ISUP मैंने आपको बता दिया। अब इसके ऊपर आ गया TCAP। तब अपन यूज नहीं करते, ये नॉर्मली फॉरेन में यूज होता है। TCAP इसमें क्या होता है कि नॉर्मली अपनी जितनी भी कनेक्टिविटी होती है HLR और अपनी IAN से अपनी कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, HLR से कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। इसके लिए अपन यूज करते हैं TCAP, क्योंकि सारी कनेक्टिविटी अपनी चल रही है वाया HTTP साइमल्टेनियसली कनेक्टेड होगी HLR से और IAN से। HLR जो अपना वर्क करेगा वो करेगा अपना मैप पे, और जो IAN वर्क करता है वो मैप मैसेज पे, वो सॉरी कैप मैसेज पे। केवल एप्लीकेशन पार्ट या INF भी बोलते हैं इसको, IAN एप्लीकेशन पार्ट। अब हमें नॉर्मली TCAP मैसेज की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अब अपना सारा हो गया MNP, तो जो भी अपना फ्लो होगा वो ये क्वेरी, LRN क्वेरी या कुछ भी होना है वो वाया, जितना भी अपन डेटा भेजेंगे वो वाया HTTP जाएगा। अब TCAP मैसेज क्या करता है, जो अपनी MSC है, कोई भी डेटा अगर HLR को जाना है या अपने IAN को जाना है तो इसमें क्या होता है, एक टैगिंग हो जाती है कि ये मैसेज पर्टिकुलर HLR को जाएगा। जैसे अपनी SRI होगी तो उसके आगे TCAP का एक मैसेज लग जाता है, एक टैगिंग हो जाती है जो पर्टिकुलर वो HLR को चला जाता है एंड सेम IAN के साथ होता है। ठीक है, तो TCAP का अपनी जरूरत इसलिए पड़ रही है। अब अपन केप और मैप जो है इनका कुछ पर्टिकुलर जो लेयर है, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन कॉमन होते हैं जो केप में भी होते हैं, मैप में भी होते हैं, तो वो दोनों जगह इंप्लीमेंट करने की जगह TCAP में भी डाल दिए जाते हैं। तो वो कॉमन पार्ट जो है दोनों एप्लीकेशन का जो कॉमन पार्ट है वो दोनों जगह अलग अलग इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह अलग लेयर बना दी TCAP, उसमें वो कॉमन पार्ट डाल दिया, ऊपर की लेयर सर्विसेज ले लेंगे, इससे जुड़ेगा वो। अदरवाइज वो कॉमन पार्ट दो जगह इंप्लीमेंट करना पड़ता है। हाँ, वो कर लेगा। कॉमन जो था मतलब मैप और INAP में जो कॉमन चीजें थी, मैप लेयर पे कॉल आने प्रोसेस करने के लिए कुछ चीजें चाहिए, कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसिंग होगी, ऐसी कैसी INAP पे भी होती, तो इन दोनों में कुछ कॉमन प्रोसेसिंग थी, उसको हटा के TCAP में डाल दिया। ये कॉमन है तो ये यहाँ इंप्लीमेंट ना करे, एक जगह कर दिया, वो कॉमन वाली प्रोसेसिंग जो भी है वो कर लेगा, उसका इधर भेजना है या उधर को डिसाइड करके अपर लेयर पे दे देगा। अब ये इधर वाला कनेक्शन ओरिएंटेड वाला पार्ट क्लियर हो गया। TC इनवॉक जो है वो अपना कैप पे आता होगा ना, TC इनवॉक कैप पे आता है ना, IAN के साथ कम्युनिकेट करना। अब ये है कनेक्शन लिस्ट, जिसमें अपने आता है GT बेस्ड रूटिंग। GT बेस्ड रूटिंग अपने 3 तरीके से होती है। इसमें है कि कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड, ये क्या होता है? कनेक्शन लेस होता है ना वोल्टेज, जिसमें जैसे नॉर्मल क्वेरीज होती है हमारी, वो ISUP पे काम करती है। ISUP पे रहती है ना। क्या होता है कनेक्शन लेस ओरिएंटेड में होता है सब पे? कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब एंड टू एंड पाथ थ्रू होगी पहले, फिर कॉल एस्टेब्लिश होगा, कॉल या जो भी सर्विस है वो एस्टेब्लिश होगी। IAM गया, जैसे तुमने यहाँ से UK कॉल किया तो यहाँ से IAM गया IID के पास, IID ने गेटवे पे दिया, गेटवे ने उस कंट्री के गेटवे पे दिया, उस कंट्री ने उस बंदे को IAM किया, उसके बाद ACM होगा। तो यहाँ से वहाँ तक की एक टनल फिक्स हो गई पूरे कॉल के लिए, ये हो गया कनेक्शन ओरिएंटेड। पूरे की पूरी वॉइस आपकी उसी के थ्रू जाएगी, उसी पाथ के थ्रू जाएगी, जब तक आपका कॉल टर्मिनेट नहीं होता वो पाथ रिजर्व हो गया कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन लेस को बता रहा है, अब वो बता रहा है। कनेक्शन लेस में अपने GT बेस्ड रूटिंग होती है, मैंने भी रिसेंटली पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पता है। इसमें अपने 3 तरीके से होते हैं, एक ओनली GT, सेकंड होगा GT प्लस SPC मतलब न्यू HPC या ओल्ड HPC, थर्ड होगा GT प्लस SSN। इसके लिए अपने पास 3 टेबल होती हैं जो अपने हुआवे के सिस्टम में रहती है, HTTP DHP, HTTP GT और HTTP SSN। पहले मैं ये बता देता हूँ, ओनली GT में इसमें अपन 4 चीज़ें यूज़ करते हैं। एक नेटवर्क इंडिकेटर,
जो कि अपना बताएगा कि NI1 है, NI2 है, NI3 है, इंटरनेशनल में जाना चाहिए कैसे जाएगा। TT रहता है, किस हिसाब से इसका ट्रांसलेशन करना है। और एक GT रहेगी, NP होता है, नंबरिंग प्लान, नंबरिंग प्लान 1 और 7 नंबरिंग प्लान अपने पास 3 तरीके का होता है, NP1, NP6 एंड NP7। 6 का ही कितनी होता है? 6 यूज नहीं करते हैं। होता है नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? E डॉट, मैं उल्टा बताता हूँ। हाँ, E.214 ये अपने लोकेशन अपडेट के लिए होता है। नॉर्मली क्या होता है, अपन जो भी लोकेशन अपडेट की रिक्वेस्ट करेंगे वो MGT पे करेंगे और इसमें जो ये नंबरिंग प्लान NP7 यूज करते हैं। जो भी अपने को रिप्लाई आएगा लोकेशन अपडेट का वो E.714 का है। 714 नहीं होता, 163 होता है आई थिंक। जो भी है NP1 पे आएगा रिप्लाई। ये स्टैंडर्ड है, हम भेजते हैं, रिप्लाई NP1 पे आएगा। और सिर्फ लोकेशन अपडेट के केस में NP7 पे सिर्फ लोकेशन अपडेट, वो भी इनसे अटैच। सिर्फ लेग चेंज हो रहा है, उस टाइप का लोकेशन अपडेट है, तब पिक्चर में नहीं आएगा। 164 होता है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये 164। तो ये हो गया लोकेशन अपडेट के लिए, ये हो गया नॉर्मल कॉल्स और रिप्लाई के लिए। इसमें 2 चीजें हैं, WCDM है वो इसमें वर्क करेगा। अच्छा, 3G के लिए ये, और जो अपना नॉर्मली कॉल्स या उसके लिए अपने GSM है वो इस पे वर्क करता है, और लोकेशन अपडेट के लिए ये काम करता है। मतलब SMS के लिए SMS 1 पे आ गया, तो अगर WCDM के थ्रू SMS भेज रहा हूँ तो NP6 पे जाएगा, ये कहना है। हमारे यहाँ नहीं, लोकेशन अपडेट में जो रिक्वेस्ट जाएगी, वही तो मैं वही सेम लोकेशन अपडेट के लिए MGT वाला जाता है लोकेशन वो जाती है NP7 पे, बाकी दुनिया के सारे जो रिप्लाई आएंगे वो अपने NP1 पे आएंगे। SMS NP6 अपने इम्प्लीमेंटेड नहीं है नॉर्मली। सेम ट्रांसलेशन टाइप TT होती है अपनी टोटल 255 टाइप की, 0 to 8 बिट का। तो जो 0 नंबर की होती है वो ITU-T सिग्नलिंग किसी भी अदर नेटवर्क के साथ अपन ट्रांसलेशन करते हैं तो वो 0 पे करते हैं। 1 होती है वो ANSI सिग्नलिंग होती है। 2 से 8 जो होती है जो अपने सर्विस सेंटर के नंबर्स वगैरह होते हैं तो उसमें फ्लो करते हैं, और बाकी जितनी भी होती है 9 से लेकर और 254 तक वो अपने इंटरनली यूज करते हैं। उसमें अपन कुछ भी यूज कर लो, 30 दे दो, 40 दे दो, 50 दे दो, कुछ भी दे सकते हैं। टोटल अपने 255 टाइप की TT होती है, ट्रांसलेशन टाइम। वन किसके लिए होता है? NC सिग्नलिंग में क्या होता है? सर वो ANSI का नहीं पता है। 16, 32, 64 ट्रांसलेशन टाइम रेंज जो बताइए 5 होना चाहिए। 0 to 5 तो हमेशा जाएगी ना, एक काम क्यों बना एक ब्रॉडकास्टिंग जो होगी वो ITU-T सिग्नलिंग किसी भी अदर ऑपरेटर या अदर नेटवर्क के साथ अगर अपने कम्युनिकेट करना है तो वो अपन 0 पे यूज करते हैं। 1 ANSI होती है, वही चीज यहाँ पे हो रही है, अलग नाम 2 to 8 जो अपने सर्विस सेंटर के नंबर्स वगैरह होते हैं वो इसमें फ्लो करवाते हैं। ठीक है, SMSC का जो GT है वो जाएगा तो TT 2 से 8 के बीच 2 से 8 के बीच में जाएगा, ये इसका कहना है। नेचर ऑफ एड्रेस अपने को सबको पता ही है, NI1, NI2, NI3 जो SMSC का क्या GT 2 से 8 के बीच जाएगा। TT 0 पे जाता है SMSC का GT। मतलब वो अगर हम यूज करना चाहें तो उसके लिए 2 से 8 करेंगे, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। नहीं, जो स्टैंडर्ड TT 0 पे रहता है। अपने तो सब TT 0 पे ही है, सिर्फ TT 30 पे TT 0 ही होता है। TT 0 अपने मतलब इंडिया में जितने मैंने 2-3 केस देखे उनमें तो नहीं सर, जो सर्विसेज के नंबर होते हैं ना कुछ कैसे बताओ सर, ये वो वाले SMS की तो बात नहीं कर रहा जो हमारे वैसे आते हैं अपने ये वेस्ट वाले जो आई कुछ अजीब से मैसेज आते हैं जो अपने सेल पे कॉल सेंटर से जो थ्रू होते हैं, और वो इनबाउंड मैसेज वगैरह जो चलते हैं सर, जो इनबॉक्स में आता है। बताइए ना।
आपके एसएमएस जो थी ब्रॉडकास्ट एसएमएस थी, वो उसका जो जीटी आता था टीटी 0 पे आता था, टीटी 1 पे आता है या 2 पे आता था? 0 पे ही है। नया सब इम्प्लीमेंट टीटी 0 नहीं होगा मेरे पास तो। हाँ, जो तुमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी ठीक है, वो अलग अलग नोट्स में अलग ही थी। ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज अपना नेचर ऑफ एड्रेस हो गया। तीसरी हो गई एक जीटी हो जाती है। तो ये चार चीज अपन कंडक्ट करके ओनली जीटी में आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, तो सामने वाली पार्टी उसको एक्नॉलेज करके फिर आगे जाते हैं उसकी रूटीन रहती है। जीटी प्लस एसपीसी, इसमें अपन सामने वाली सेम सारी चीजें रहती हैं, साथ में उसका पॉइंट कोड भी डाल देते हैं कि किस पार्टी के साथ अपन एक्सेसिबल करा रहे हैं। थर्ड जीटी प्लस एसएसएल, ये अपने इंटरनल यूज होता है। इसमें क्या होगा कि अपना जो इंटरनल कई सारी एमएससी है, अपने पास 7-8 एमएससी हैं, एचएलआर है और आईएन है, सब कुछ है। तो इसमें अपनी जो वावी की एमएससी हैं वो ये कंफ्यूज है, एक बल्क में पूरा डेटा आता है। अब वो ये कंफ्यूज हो जाएंगी कि मुझे एमएससी को क्या देना है, एचएलआर को क्या देना है या फिर अपने आईएन को क्या देना है। तो इसके लिए हम एसएसएल सब सीक्वेंस नंबर दे देते हैं। हर नोड का एक पर्टिकुलर एक नंबर रहेगा जिसके बेस पर हमारी रूटिंग हो जाएगी और वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। ये अपने 4 तरीके के नॉर्मली एसएसएल डिफाइन करते हैं। मैप, SCMG, VLR, मैप और HLR। 678 और वो जो BSS वाला 126। अब ये जो 3 टेबल है अपनी SCCP, DSP, GT और SSL। SCCP, DSP अपन यूज करते हैं, GT प्लस DSP जिस भी नेटवर्क के साथ अपन कम्युनिकेट करा रहे हैं उसकी DSP अपन यहाँ से एक्सेसिबल करा रहे हैं। बट अभी अपन कोई डेटा नहीं ट्रांसफर किया, सिर्फ एक उनके बीच में एक सिग्नलिंग फ्लो बनी है। SCCP GT सामने वाले की GT डिफाइन कर दी है और अपन इसमें आगे डेटा ट्रांसफर करने के लिए ये डिफाइन होगी। ये दोनों टेबल हो गई अपने अदर ऑपरेटर या अदर नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। और जो SCCP SSL जो 4 तरीके के मैंने बताए, एक VLR, HLR, मैप SSL मैप नहीं होता है, SCMG होता है और BSSFP होता है। MSC, VLR, HLR और BSS और एक और होता था, बस ये 4। MSC, VLR, HLR, VLR भी होता है। MSC, VLR, HLR वो उसमें तो MSC अलग होता है, VLR अलग होता है। अपन ने ये जो गलती करी थी। मैप होता 05 मैप क्यों होगा? SSL मैप, सब सिस्टम मैप। अब इसमें नॉर्मली अपने नाम से इजीली सबको पता चल ही रहा है। जो BSS हो गया वो BSS के साथ कम्युनिकेशन के लिए, HLR के साथ कम्युनिकेशन के लिए, MSC के साथ सेम, VLR के साथ और SGM SCMG के साथ मैनेजमेंट। कोई भी नोड से आप अगर कनेक्टिविटी करोगे तो एक SSN तो बन ही जाएगा बाय डिफॉल्ट, उसका नाम होता है SCMG। जो भी अपन सिग्नलिंग बनाते हैं SCCP बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, वो ऑटोमेटिक बन जाता है। टाइम है सर, एरिक्सन में बाय डिफॉल्ट ही रहता है। हाँ, इसमें भी नहीं बनाना पड़ता है, SCMG अपने आप बन जाता है। इसमें दिखता है, उसमें दिखता भी नहीं। हाँ, उसमें दिखता नहीं है। उसमें आपने जैसे ही SCCP में डेफिनेशन करी वो इंटरनली बना लेता है SCMG वाली। सिग्नलिंग कनेक्शन एंड मैनेजमेंट कुछ है इसका। एक चीज और अभी रिसेंटली याद आई, एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने जो एक इवन होती है उसमें अपने कितने टाइम स्लॉट होते हैं नॉर्मली। तो नॉर्मली अपने एक इवन में 32 टाइम स्लॉट होते हैं। ये अपने को वहाँ में प्रॉपर 0 to 31 दिखते हैं। रिक्शन वगैरह में अपन 1 to 31 डिफाइन करते हैं। तो कई लोग अपन ये कंफ्यूज रहते हैं कि वो 1 से 31 होते हैं या 0 to 31 होते हैं। वहाँ में 0 अनइंस्टॉल रहता है क्योंकि अपन उसको डिफाइन करते हैं। अदर जो अपने रिक्शन वगैरह उसमें बाय डिफॉल्ट 0 ले लेता है। 0 जो यूज आता है वो अपने सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज आता है। तो अपने ये टोटल 32 टाइम स्लॉट होते हैं। तो ये तो मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, तो बता कनेक्शन लेस बता दिया ना। हाँ, इसको थोड़ा सा वो कर दो। जैसे कनेक्शन ओरिएंटेड का बताया कि अपन ने यहाँ से माता की टनल बन गई, ये अपने कुरियर की तरह हो गया। यहाँ से किसी और पॉइंट पर जाना, वहाँ से किसी और पॉइंट पर वर्चुअली और हर जगह पे अलग-अलग कर सकते हैं। हाँ, कनेक्शन लेस है, ऐसा नहीं। कनेक्शन ओरिएंटेड जो अपने होता है आईसू, इसमें अपनी जितनी भी वॉइस कॉल्स चलेंगी और जो ये अपना कनेक्शन लेस है इसमें जितने भी अपने SMS चलेंगे या लोकेशन अपडेट वगैरह रहती है वो इसमें अपने वर्क करता है। तो अपने इस नेटवर्क में अपने को कनेक्शन लेस की जरूरत सिर्फ इसी वजह से पड़ेगी। तो ये तो अपना आई थिंक जो मैं बता सकता था। तो ऑफिसर SMS रहेगा वो इसमें रहेगा, इसमें रहेगा। नहीं, वो इसमें है। इसमें
GT बेस्ड रूटिंग करते हैं, कभी SMS पे अपना ISP नहीं भेजते। SMS में क्या होता है, SMSC को दिया भूल गए, अब ये नहीं देख रहे कि जब तक मैसेज डिलीवर नहीं होगा टनल कनेक्ट कर रखी है, दिया भूल गए। BTS ने MSC को दिया, MSC ने सबमिट किया और डिलीवर खत्म, मतलब उसको सबमिट सेट लिखा हुआ आ गया, फिर SMS ने कभी ट्रांसमिट किया, फिर रिप्लाई करा। तो ये सब कनेक्शन लेस है, कनेक्शन नेटवर्क में आ जाती है। इसमें जो कनेक्शन जो ओरिएंटेड होता है ना, वो होता है TCP/IP, कुछ नहीं है उसमें होता है TCP/IP होता है, उसमें वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, और उसमें UDP जो रहता है वो कनेक्शन लेस रहता है। अगर IP की बात करें, उसी को IP की बात करें, और एक जो वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। एक चीज जो विकास जी कह रहे थे अपने, वो बता देता हूँ। वो कनेक्शन लेस रहता है, वो मतलब अच्छी चीज है। ये सारा क्लियर कर दूं, जो एक एडिटिंग फीचर की अपन बात कर रहे थे, वो एक बार बता देता हूं। EIR वाला, EIR फीचर की अपन बात कर रहे हैं, ये बता देता हूँ। क्यों ये बता दूं ना, वो वर्चुअल पाथ बना लेता है, TCP/IP भेजा और सारे पैकेट उसी पाथ से फ्लो करता है। UDP में हर पैकेट अलग पाथ फॉलो कर देगा। नहीं अलग जरूर नहीं, अलग पाथ फॉलो मतलब कर सकता है कि वो रिकवरी नहीं लेता है। मान लो कि पैकेट पहुंचाया नहीं पहुंचाया, उसका कोई रिकवरी नहीं होती है उसकी। TCP/IP में क्या होता है, रिकवरी होती है। अगर पैकेट आपको नहीं पहुंचाएगा तो आपको मिलेगा उसका रिकवरी। अपनी MSC में एक टेबल होती है चेक IMEI, उसमें अपनी 3 चीजें शो होती है। एक होता है अपना ग्रे लिस्टेड, व्हाइट लिस्टेड, ब्लैक लिस्टेड, और जो अपने यहाँ नॉर्मली मैंने देखा अननोन लिस्टेड आता है। इसमें जो EIR में अगर डेटा नहीं होता है प्रॉपर, तो वो अननोन लिस्टेड करके आ जाता है, तो अपनी कॉल शुरू रहती है। जो मैं एक फीचर बता रहा था वो है ADD फीचर, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपने पास एक ADD तो अपन ये ऐड फीचर तो अपन उसमें करते हैं, डिसेबल करते हैं, दिवाली न्यू ईयर पे डिसेबल करते हैं। हमने देखा था ना डिटेल इसका ऐड फीचर का उस दिन, वो सर अभी और ये बता देगा तो क्लियर है। ऐड फीचर था मेरे पास CFG में हम डालते हैं, ऐड फीचर को इनेबल डिसेबल करते हैं। ये हमारे पास CFG में अपनी कमांड होती है, इसमें अपन इस फीचर को अनेबल करें या डिसेबल। अगर नो कर देंगे तो वो डिसेबल रहेगा, अनेबल कर दे यस कर देंगे तो अनेबल। इसमें क्या होगा, जो अपनी ऑथेंटिकेशन होती है उसमें क्या होगा कि एक लोकेशन अपडेट रिक्वेस्ट करके एक मैसेज जाएगा अपने EIR को, जिसमें सबसे अगर अपन उस मैसेज को खोल के देखेंगे तो उसमें MC जाती है सब्सक्राइबर की, और जो IMEI होती है वो IMEI SV करके आगे उसकी। इस ये जो अपना काम करेगा, ये हर टाइम अपना वर्क नहीं करता है। जैसे मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किया, देन ये मैसेज EIR से कम्युनिकेट करेगा। इसमें क्या होगा कि जैसे मेरा नेटवर्क है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, और कोई भी अदर ऑपरेटर, मतलब कोई भी सैमसंग नोकिया कुछ भी मैंने यूज़ करा, तो जैसे मेरे पास अभी अपना C3 मोबाइल है, इसमें मैंने अपने आइडिया की सिम डाल रखी है, मेरे EIR पर रजिस्टर है, सब कुछ है, कंप्लीट हो गया। अब मैंने यूज़ किया रिलायंस की सिम, उसकी लोकेशन अपडेट की, रिक्वेस्ट जाएगी, उसमें मेरी जो MC जाएगी, मेरा मोबाइल का MS origin या MC, वो मेरा IMEI कंटेंट करके लेके जाएगा, तो वो EIR पर अपडेट हो जाएगा साइमल्टेनियसली। तो जो अपने नॉर्मली इंटरसेप्शन के जो अधिकारी वगैरह होते हैं, जो अपने पता करता है IMEI के बेस पर, तो एक सेंट्रलाइज एक सिस्टम लगा रहता है जो कि सारे अदर ऑपरेटर के EIR से कम्युनिकेट करता है प्रॉपर्ली, और पर्टिकुलर टाइम पे डेटा फैच करता रहता है। तो वो सामने वाले को IMEI देता है, और उसमें अपने को करंटली पता चल जाता है कि ये MC अपडेट हो रखी है। MC के बेस पर अपने को MS origin मिल ही जाता है, और नॉर्मली हम उस बंदे को ट्रैक कर पाते हैं। नहीं वो ठीक है, वही चीज कि सारे सेंट्रलाइज सर्वर से कनेक्ट होंगे और सारी रिक्वेस्ट सेंट्रलाइज सर्वर तक जाएगी, तो ही वो पॉसिबल है कि आपने MC चेंज करी तो सेंट्रलाइज सर्वर को पता है कि पहले ये वाली MC अटैच थी जो कि रिलायंस की थी, अब ये वाली जो MC आई है ये आई है आइडिया की, तो उस टाइम पे ब्लैकलिस्ट या वो जो करना है जब पॉसिबल है। पर ऐसा पॉसिबल नहीं कि मेरे दोनों आपस में कनेक्ट ही ना हो और वो कॉल मतलब मेरे साथ वो करवाया गया था ऐसा, अलग से एक सर्वर वाले बंदे से मेरी काफी देर बात हुई थी, वो मेरे नेटवर्क का नहीं था, अलग ही एक सेंट्रलाइज सर्वर वाला बंदा था। हाँ तो वो उससे कनेक्टिविटी होनी चाहिए ना, और उसके पास फिर हर कॉल उसके पास जाएगा, हर जो EMI चेक की रिक्वेस्ट है उसके पास जाएगी, वो चेक करता है। वो वही सर जो उस दिन अपन डिस्कस कर रहे थे कि या तो सेंट्रलाइज सर्वर होगा एक, और उससे हर रिक्वेस्ट उस पे जाएगी। फिर ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं कि सिर्फ चेंज हुई उन्हीं की रिक्वेस्ट उस सर्वर पे जाए, ऐसा नहीं होगा। ये सेंट्रलाइज यही बोल रहे थे उस दिन हम, जो कंफ्यूज हो रहा था। ट्रैकर अलग चीज है, मोबाइल ट्रैकर में तो इंस्ट्रूमेंट का फीचर हो गया कि लास्ट टाइम आपने ये रजिस्टर कर दी ये नंबर, अब क्या होगा और 2 नंबर अलग रजिस्टर कर दिए। जैसे तेरा तूने सिम डाली और बोला कि ये सिम मेरी वैलिड सिम है, और 2 नंबर डाल दिए मेरे और सर के, अब तो जब भी वो सिम की जगह दूसरी सिम लगाएगा तो देखेगा ये सिम तो चेंज हुई है, तो हम दोनों को वो मोबाइल उस नए नंबर से मैसेज कर देगा, तो हमारे पास नया नंबर आ गया। ये रिक्वेस्ट
ये मतलब ये रिक्वेस्ट कौन देगा? ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर सॉफ्टवेयर डला हुआ है, फीचर है, हैंडसेट का एप्लीकेशन है। एक अपना जो मैंने SCCP लेयर बताई थी, तो ये अपना कनेक्शन ऐसे कनेक्शन होता है। आजकल अपना IP वही वर्क करते हैं, तो इसमें एक अपना जो रहता है SCTP एक अच्छा फीचर है अपने पास। इसमें क्या होता है, ये एक तो सिक्योर रहता है सबसे पहली चीज, और एक जो अपनी नोड है, कोई भी नोड है उसको मल्टी होमिंग या डुअल होमिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है SCTP। मल्टी होमिंग में क्या होगा, उल्टा एक मीडिया गेट में 2 MSC फुल इम्प्लीमेंटेशन इस जैसे पॉसिबल है। और ड्यूल फुल भी नहीं है, फुल टाइप का ही कंसेप्ट है, बट फुल नहीं है। हर MSC हर मीडिया गेट से कनेक्टेड। डुअल होमिंग में क्या रहता है कि अपने पास एक जैसे ONM का IP है, कुछ भी जैसे अपनी MSC 10.61.241.24, ये एक अपने पास प्राइमरी IP है। सेम ऐसे ही सेम सारा कुछ उसके साथ वो सेकेंडरी एक और IP अपन उसमें डिफाइन कर देते हैं। दोनों के साथ अपन कनेक्शन रखते हैं, एट ए टाइम वर्क एक ही करता है। वर्किंग उनकी एक्टिव और स्टैंड में होती है। अगर सपोज कोई कारण से मेरा मीडिया डाउन हो गया या कुछ भी हुआ, तो वो अगर उस IP के साथ मेरी एक्सेसिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो मेरा नेटवर्क कोई हार्म नहीं होगा और सारी चीज़ें अपने सेकंड में चल जाएगी। ये अपनी डुअल होमिंग है। पूल में क्या होगा कि सारी, जैसे मेरे पास 4 MSC है, मेरे पास एक MSC में अगर 10,000 सब्सक्राइबर है, तो सेम 10,000 सब्सक्राइबर मेरे सेकंड MSC में भी होंगे, थर्ड में भी होंगे और फोर्थ में भी होंगे। उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि जो अपना IP का कंजप्शन और अपने जो TC, EC और CC रिसोर्सेज, ये सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो जाएगा। TDM अपन कर देते हैं, बट लेंथी इतना हो जाता है ये कि अपन हैंडल नहीं कर पाएंगे। मैश बनानी पड़ेगी, पूरा का पूरा एक मैश बन जाता है, अपन हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। एक STM के लिए 4 पुल है तो 4 STM लगेंगे। अभी रिसेंटली टाटा में इम्प्लीमेंट हुआ है, तो उनका जैसे HRD का यूटिलाइजेशन पहले 10% चल रहा था, वो अब 60% हो गया। उसमें क्या हो रहा है कि कंफ्यूजन ये हो जाता है कि जैसे मेरा जो एक सब्सक्राइबर है भोपाल में मैं खड़ा हूँ, वो मेरे को लेंस दिखेगा, रायपुर में भी दिख जाएगा, इंदौर में भी लेंस दिखता रहेगा, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि MSC कई बार ये कंफ्यूज हो जाती है कि ऑथेंटिकेशन या लोकेशन अपडेट की रिक्वेस्ट हो रही है, तो यहाँ भोपाल से भी करा देती है और वहाँ से भी करा देती है एक साथ। नहीं, अगर प्रॉपर फुल इम्प्लीमेंटेड है तो ऐसा नहीं होगा। आइडिया में सारे इसी चल रहे हैं। नहीं है, बट जो मैं नॉर्मली बात करता हूँ ना, तो उनका भी सॉल्यूशन मिला नहीं है। प्रॉब्लम रिसेंटली चल रही है उनके पास, वो सॉल्यूशन क्या आएगा जब पता चलेगा मेरे को, तो मैं बताऊंगा। एक्चुअली इन्होंने क्या करा है, जैसे अपने एक भोपाल में लगी हुई है MSC, एक यहाँ लगी हुई, उसको पुल बना दिया, उसी को एक्जिस्टिंग नेटवर्क को पुल बनाया, इसलिए दिक्कत है। पुल की तरह ही इंप्लीमेंट करते तो दिक्कत नहीं आती। अब इसमें फायदा एक ये है कि अगर मेरी MSC डाउन हो जाती है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ अपना प्रॉपर चलता रहेगा। एक उस दिन अपन जो डिस्कस कर रहे थे वर्चुअल, अपन वर्चुअल मीडिया गेटवे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और वर्चुअल MSC भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वर्चुअल VSC भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये अपने हुआवे ने एक फीचर दे रखा है, इसमें या तो MGW डिफाइन कर लो, MSC डिफाइन कर लो। 32 MGW एक उसमें वर्चुअली डिफाइन किया है। तो एक MSC में यहाँ पर रिलायंस में नॉर्मली एक के साथ एक MSC और एक मीडिया गेटवे चलता है, और अदर जो छोटे ऑपरेटर होते हैं वो नॉर्मली ये यूज़ करते हैं कि एक MSC के साथ 3 मीडिया गेटवे उन्होंने यूज़ कर लिए और उनमें वर्क कराते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे मेरे पास सपोज ये मान लो मेरी एक MSC है, सेंट्रलाइज एक MSC बना ली मैंने, जो मैंने लगा दी मान लो पुणे में लगा दी, ठीक है। मेरा मीडिया गेटवे हो गया अपना, एक भोपाल में हो गया, एक गुजरात में हो गया और एक पुणे में हो गया। 3 अलग अलग स्टेट हो गए। फिजिकल कनेक्टिविटी मेरे मीडिया गेटवे प्रोवाइड करा दिए। तीनों के लिए वर्चुअल MSC में डेफिनेशन कर दूंगा, VMSC बना दूंगा, एक MSC बना दूंगा गुजरात, एक MSC बना दूंगा अपने भोपाल और एक MSC बन जाएगी अपने पुणे। वो सारा फिजिकली पूरा एक रहेगा और लॉजिकली वो पूरा डेफिनेशन रहेगी। DNZ 0 पे जो जाएगा वो मीडिया गेटवे 1 पे जाएगा, DNZ 1 पे जो रहेगा वो मीडिया गेटवे 1 पे जाएगा। 3 अलग अलग है, तो इस पे रूट करोगे, आप किस मीडिया गेटवे की ओर रूट करोगे, और जिस मीडिया गेटवे पे रूट करोगे वो चेंज करोगे तो DNZ अलग हो जाएगी। इसमें नॉर्मली अपन VMSC कैसे रूट करोगे? नहीं MSRN वगैरह इसमें भी रूट करने में दिक्कत आएगी अगर हम, हाँ बताओ। उसमें होगा क्या, एक चीज होगी BMSC जो अपन डिफाइन कर रहे हैं, तो जैसे अपन POI बनाते हैं तो उसमें लोकल एंटिटी नेम और डेस्टिनेशन एंटिटी नेम मानता है, मतलब जो मैंने डेफिनेशन की, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो मीडिया गेटवे का नाम मांगता है,
वही तो वहाँ चेंज करेंगे, वहाँ change करेंगे और सोर्स भी चेंज कर देंगे, DNZ भी चेंज हो जाता है। और एक कॉल सोर्स नेम आता है तो वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। अपने MSc 1 में देखना, DNZ 1 के साथ में बहुत सारी डेफिनेशन है, रूट सिलेक्शन सोर्स 1 के साथ भी बहुत सारी डेफिनेशन है, जो कि अपने यहाँ 2 मीडिया गेटवे थे, एक इंदौर में एक रायपुर। एक MSc में अपन कंट्री कोड के बेसिस पे कर सकते हैं, जो अपन नॉर्मली करते हैं, एनए कोड जो होता है 0101 कंट्री कोड के बेसिस पे। वो रखे हुए प्यार मोहब्बत। एनए कोड एक टेबल होती है अलग, उसमें सारे अपने कोड फाइंड करके और वो अपन एरिया कोड होती है, जैसे एरिया कोड होती है। बस आज के लिए वही इतना ही करते हैं।